ऊष्मा संचरण की 3 विधियां बताई गई थी आपको, जिसमें पहली विधि को हम कहते हैं चालन, दूसरी को कहते हैं संवहन और तीसरे को बोलते हैं विकिरण। चालन विधि के बारे में विशेषता बताई गई थी कि यह ठोस वस्तुओं में होता है और ऊष्मा स्रोत के पास अगर कोई वस्तु रहती है तो ऊष्मा समीपवर्ती कणों के माध्यम से होते होते अंतिम कण तक पहुंच जाती है। संवहन जो है द्रवों और गैसों में होता है, और विकिरण जो होता है इसके लिए कोई माध्यम जरूरी नहीं होता, या अगर बीच में कोई गैसीय माध्यम है भी तो इसके संचरण पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो ये ऊष्मा संचरण की विधियां हैं। ताप प्रवणता क्या होती है बताया गया था आपको। ताप प्रवणता का मतलब होता है कि किसी चालक में अगर ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है तो चालक के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच तापांतर और उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच जो दूरी है उन दोनों का जो अनुपात होता है, जैसे θ1 तापमान पहले सतह का है, पहले स्थान का, और θ2 दूसरे स्थान का तापमान है, तो ताप का अंतर हो गया θ2 माइनस θ1, और दोनों के बीच की दूरी अगर डेल्टा x है तो डेल्टा थीटा अर्थात θ2 माइनस θ1 अपॉन डेल्टा x कर देंगे तो ताप प्रवणता निकल जाएगी। इसको माइनस में इसलिए शो किया जाता है क्योंकि ऊष्मा प्रवाह की दिशा में जब आप जाएंगे तो दूरी बढ़ने के साथ तापमान घटता है। जैसे ऊष्मा स्रोत अगर हमारे लेफ्ट में है तो ऊष्मा इसका मतलब कि राइट साइड में बढ़ेगी आगे, तो ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान में कमी होती जाएगी। और एक महत्वपूर्ण चीज यही बताई गई थी आपको कि जब किसी वस्तु में ऊष्मा का चालन होता है तो उसमें अस्थायी अवस्था में प्रत्येक सतह का जो तापमान होता है वह अलग अलग होता है लेकिन स्थिर होता है। आपने देखा होगा, समझाया गया था आपको कि प्रत्येक सतह का तापमान, जैसे हमारे पास एक 10 मीटर लंबी छड़ है और उसका बायां वाला सिरा मान लीजिए स्रोत के संपर्क में है, तो हम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेंगे तो एक अनुप्रस्थ परिच्छेद आपको यहाँ मिलेगा, दूसरा यहाँ मिलेगा, तीसरा यहाँ मिलेगा। हर जगह का जो तापमान होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन जो भी रहेगा वो स्थिर रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। कब? अस्थायी अवस्था में। ठीक है, तो ये चीज आपको बताई गई थी। आगे हम चलते हैं। अब ऊष्मा चालकता गुणांक क्या है ये आपको जानना है। ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा चालकता गुणांक क्या चीज है ये आपको जानना है। कहने का मतलब किसी में ऊष्मा का जो चालन है वह तेज गति से हो रहा है या धीमी गति से हो रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता का मतलब होगा कि ऊष्मा के चालन की क्षमता। अब इसकी परिभाषा हम बाद में निकालेंगे क्या होती है, लेकिन सामान्य रूप से आप जान लीजिए कि ऊष्मा चालकता का मतलब होता है कि ऊष्मा के चालन की क्षमता। ऊष्मा चालकता गुणांक एक वैल्यू आएगी, वह वैल्यू अगर ज्यादा है किसी चालक के लिए, इसका मतलब कि ऊष्मा का चालन उस पदार्थ में आसानी से हो जा रहा है और तीव्र गति में हो रहा है। अगर ऊष्मा चालकता गुणांक का मान कम आएगा, इसका मतलब कि वह वस्तु ऊष्मा की कुचालक जैसी अवस्था में है, अर्थात उसका तापमान, उसका जो उसमें ऊष्मा का जो चालन है वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो किसी वस्तु में, अब इसको जानने के लिए इसको हम दिखाते हैं के से। इसका जो संकेत है वो के है। के को जानने से पहले हम क्या, किसी चालक को अगर लेते हैं, ये हमारा चालक है। ठीक है, इस चालक के वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल है ए। चालक के वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल a है। चालक की लंबाई को हम l मान लेते हैं। ऊष्मा का प्रवाह इसमें हो रहा है तो निश्चित रूप से जो पहला वाला सिरा है जिसको ऊष्मा प्राप्त हो रही है उसका तापमान θ1 ले लेंगे हम, और अंतिम सिरे का तापमान θ2 ले लेंगे।
एक चालक हमने लिया है, उस चालक के पहले वाले सिरे का तापमान θ1, अंतिम सिरे का तापमान θ2 और इस चालक की लंबाई को हमने L मान लिया है। चालक के वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद जिसको कहते हैं आप, चालक को आप लंबाई के लंबवत, इसकी लंबाई है उसके लंबवत आप जितने भी भागों में बांटेंगे जो आपको वृत्ताकार क्रॉस सेक्शन मिलेगा उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद। तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो A है। और पहले वाले सिरे से लेकर के दूसरे वाले सिरे तक ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, इसको प्रवाहित होने में जो समय लग रहा है वो T है। प्रथम सिरे से अंतिम सिरे तक ऊष्मा के प्रवाहित होने में लगने वाला समय T है। दोनों सिरों के बीच तापांतर अगर हम पूछेंगे तो θ1 माइनस θ2 है। चालक की लंबाई को L मानते हैं और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल को हम A मानते हैं। तो उस अवस्था में चालक के भीतर से होकर के प्रवाहित होने वाले ऊष्मा की मात्रा Q अगर है, Q, ये Q क्या है? उस चालक के भीतर से प्रवाहित होने वाले ऊष्मा की मात्रा है। ठीक है, ये ऊष्मा की मात्रा अनुक्रमानुपाती होती है इसके A की। अगर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो ऊष्मा ज्यादा मात्रा में जाएगी, ऊष्मा प्रवाह की मात्रा ज्यादा होगी, प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा ज्यादा होगी अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो। दूसरा, ये निर्भर करता है किसके? ताप प्रवणता के। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेल्टा थीटा अपान डेल्टा एक्स, ताप प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर ताप प्रवणता ज्यादा है, ताप प्रवणता ज्यादा कब होगी? ताप प्रवणता तब होगी जब दूरी कम हो लेकिन तापांतर ज्यादा हो। कहने का मतलब कि अगर ये हमारा चालक है और इसके एक सिरे का तापमान है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे का तापमान है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, दूरी इसकी 5 सेंटीमीटर मान लीजिए है, कुछ भी है, तो यहां पर ताप में अंतर कितना है? 70 का है, दूरी 5 है। तो ताप प्रवणता आपसे पूछी जाएगी तो आप कहेंगे 70/5 अर्थात 14 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर ये जो तापांतर हमारा है 30 ना होकर के बल्कि यहाँ पे 60 है तो ये तापांतर हो जाएगा 40 का, दूरी वही 5 की है तो हो जाएगा ताप प्रवणता 8। लेकिन ताप प्रवणता कब ज्यादा है? पहली अवस्था में ज्यादा ताप प्रवणता थी, तो उस अवस्था में जो ऊष्मा की मात्रा प्रवाहित होगी वो ज्यादा प्रवाहित होगी। सिंपल सी बात है, जब पानी एक सिरे पर ऊंचाई ज्यादा होगी दूसरे पर कम होगी, पानी तेज गति में आएगा और 2 ही सेकंड में ज्यादा पानी नीचे उतर आएगा। और अगर ढाल मंद है तो उतने ही टाइम में कम पानी नीचे आएगा। तो अगर ताप में डिफरेंस ज्यादा है, दूरी के सापेक्ष ताप में डिफरेंस ज्यादा है, या दूसरे शब्दों में हम कह लें तो ताप प्रवणता ज्यादा है। दूरी के सापेक्ष ताप में जो परिवर्तन की दर है उसी को तो हम ताप प्रवणता कहते हैं। तो ताप प्रवणता की वैल्यू अगर ज्यादा है तो उस अवस्था में जो प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा उसके भीतर से होगी वो ज्यादा होगी, अर्थात Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। अगर यहां की बात करें हम तो डेल्टा थीटा मतलब तापमान, यहां पर तापमान हम क्या मानेंगे? θ2 माइनस θ1, यही तापमान ताप का अंतर तो है, पूरे चालक की बात मैं कर रहा हूं। और दूरी कितनी यहां पे है? L पे, तो आप कह सकते हैं कि θ2 माइनस θ1 अपान L के अनुक्रमानुपाती है। और यही Q जो है ये प्रोपोर्शनल होगा T के, अर्थात T यहां पर तापमान नहीं, T यहां पर टाइम है। अगर समय ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ऊष्मा प्रवाह की मात्रा भी ज्यादा होगी, समय कम होगा तो ऊष्मा प्रवाह की मात्रा भी कम होगी। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको अलग देगा, इसको अलग देगा, कहने का मतलब देगा कि तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह लेकिन अलग अलग मत समझिएगा, इसको एक ही में समझिए कि ये ताप प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है। ताप प्रवणता में दूरी ऑलरेडी सम्मिलित होती है। तो इन 3 चीजों के अनुक्रमानुपाती है ये, एक तो क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के, दूसरा
ताप प्रवणता पे और तीसरा प्रवाहित होने वाले ऊष्मा की मात्रा में लगने वाला समय जो है उस समय के अनुमानुपाती होता है। अब अगर इन तीनों चीजों को आप एक में मिला देंगे तो उस अवस्था में क्या हो जाएगा, Q प्रपोर्शनल टू ध्यान दीजिए यहाँ पे A ब्रैकेट में θ2 माइनस θ1 T अपान L हो जाएगा। हमने तीनों को एक में मिला दिया तो हो गया Q प्रपोर्शनल टू A ब्रैकेट में θ2 माइनस θ1 T अपान L, ये हो गया आपका। अब यहां पर अगर आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे अर्थात अनुक्रमानुपात के चिन्ह को हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा और उसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक, दैट इज K इंटू A इंटू θ2 माइनस θ1 T अपान L। ये सूत्र आप याद रखेंगे, Q के फार्मूले में ये सूत्र है। Q का मान इससे प्रदर्शित हो रहा है, Q इक्वल टू K इंटू A इंटू θ1 माइनस θ2 इंटू T अपान L। ये आपका फार्मूला है। यहां से हम ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित करेंगे, ठीक है। ऊष्मा चालकता गुणांक को यहां से परिभाषित करेंगे तो पहले ये सूत्र जो आपका है इसको हम थोड़ा सा मान करके बना लेते हैं कि Q में और K में क्या रिलेशन है, उसके आधार पर फिर हम K को परिभाषित करेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर A की वैल्यू हो जाए 1 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल इसका एकांक हो जाए, यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है वो एकांक हो जाए, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एकांक हो जाए, θ1 माइनस माफ कीजिएगा θ2 माइनस θ1 की वैल्यू जो है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा ये चीज, क्योंकि यहां पर θ1 की वैल्यू ज्यादा है, θ2 की वैल्यू कम है, क्योंकि आप जब बढ़ेंगे आगे की तरफ तो तापमान घटता जाएगा। तो अगर θ2 माइनस θ1 करेंगे तो ये मान आपका निगेटिव में आ जाएगा, इसीलिए ताप प्रवणता निगेटिव होती है। लेकिन ताप प्रवणता निगेटिव केवल यह प्रदर्शित करने के लिए होती है कि तापमान गिरता है, उसका कहीं भी न्यूमेरिकल में उपयोग नहीं करेंगे। आप आंकिक सवाल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल में हमेशा आप धनात्मक मान निकालेंगे, ऋणात्मक उसका मान होता है, ये माइनस चिन्ह यही शो करता है कि उसका मान दूरी बढ़ने के साथ घटता है। तो यहाँ पर जो तापमान है ये θ2 नहीं बल्कि θ1 माइनस θ2 आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको आप θ1 माइनस θ2 कर लीजिएगा, क्योंकि तभी इसका मान पॉजिटिव होगा, नहीं तो मान निगेटिव हो जाएगा। ऊष्मा का मान अभी निगेटिव में आ जाएगा और उसका मान निगेटिव होता नहीं, ऊष्मा का मान भी निगेटिव होता है। आप आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, जब आप जानेंगे कि ली गई ऊष्मा क्या होती है, दी गई ऊष्मा क्या होती है, कार्य किया जा रहा है या कार्य निकाय पर हो रहा है, तो आगे आपको मिलेगा। बहरहाल यहाँ पे θ1 माइनस θ2 मतलब तापांतर क्या है वो आपको जानना है। अगर पहले तापमान आपका 50 है और बाद में तापमान 20 हो गया तो तापांतर आपको 30 जानना है, न कि -30, ठीक है। ये अंडरस्टूड आपका है कि तापमान दूरी बढ़ने के साथ घटता है। तो θ1 माइनस θ2 जो तापांतर आपका है वो क्या हो जाए 1 डिग्री सेल्सियस। तापांतर अगर हो जाए 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और साथ ही साथ A इक्वल टू हो जाए 1 वर्ग मीटर, अर्थात जो क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग मीटर हो जाए। यल जो दूरी है, दूरी का मतलब चालक की लंबाई, चालक की लंबाई 1 मीटर हो जाए और T का मान हो जाए 1 सेकेंड। 1 सेकेंड टाइम आपका क्या हो जाए 1 सेकेंड। ये 4 चीजें हमारे पास हैं, K को छोड़ दिया जाए, 4 चीजें हैं। एक तापांतर है, तापांतर को भी 1 मान लें, एरिया है, एरिया को भी मान लें 1 वर्ग मीटर, T जो है वो टाइम है, कितने टाइम तक ऊष्मा प्रवाहित हो उसको मान लें 1 सेकेंड, और यह जो लंबाई है उसको हम मान लें 1 मीटर। अगर ये सारी कंडीशन फॉलो हो जाए तो उस अवस्था में इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 बटे 1 कहने का मतलब पूरी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। तो Q का मान हो जाएगा K के बराबर, अर्थात Q बराबर हो जाएगा K। Q बराबर क्या हो जाएगा K हो जाएगा।
अब हम परिभाषा जब देंगे तो इन चारों चीजों को शामिल करके देंगे। परिभाषा हम देंगे तो इन चारों चीजों को शामिल करके देंगे और क्या बोलेंगे कि 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले, ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर लंबे कर दिया हमने तो लंबाई को 1 मीटर कर दिया, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले या अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले चालक, ठीक है, में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली, 3 बातें कर दिया हमने, 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले ऊष्मा की मात्रा को ही उस चालक का ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। जबकि अब एक चीज बचा हुआ है, जबकि चालक के दोनों सिरों का तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, चारों बातों को समेट देंगे आप तो कह देंगे कि जो उस अवस्था में ऊष्मा की मात्रा दी जाएगी चालक को, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। अर्थात 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा को ही ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। जबकि चालक के सिरों के बीच का तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस हो। सिंपल बात समझ भी सकते हैं आप हैं कि अगर हम कोई 1 मीटर लंबा चालक ले लें, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी 1 वर्ग मीटर हो जाए, उसमें 1 सेकंड में जो धारा बहेगी, जो ऊष्मा बहेगी, उसी ऊष्मा को हम ऊष्मा चालकता गुणांक कहेंगे। तापांतर आपका हो 1 डिग्री सेल्सियस, जैसे एक सिरे का तापमान हो अगर 50, दूसरे का हो 49, एक का हो 60, दूसरे का हो 59, एक का हो 58, दूसरे का हो 57, मतलब तापांतर आपका कितना हो 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसे ऊष्मा की मात्रा को हम कहेंगे ऊष्मा चालकता गुणांक। इसका मात्रक पूछा जाए आपसे, ध्यान दीजिएगा, आपको यहां ध्यान दीजिए, के का मात्रक चाहिए, के का मात्रक आपको चाहिए। इसका मात्रक देखो, यहां से ये क्षेत्रफल है, इसका मात्रक होता है वर्ग मीटर, ये लंबाई है, इसका मात्रक होता है मीटर। 1 मीटर कटेगा तो यहां मीटर बचेगा, तो यहां मीटर आएगा। ये आपका डिग्री सेल्सियस है, तापमान है ये, और ये आपका सेकंड है, तो ये मीटर हो गया, ये डिग्री सेल्सियस हो गया, ये सेकंड हो गया, और यहाँ कैलोरी हो गया। तो के का मात्रक निकालेंगे तो कैलोरी के नीचे सबको ले जाइए आप, है ना, तो क्या लिखेंगे, कैलोरी प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके डैश डैश लगा देंगे तो मल्टीप्लाई हो गया, डैश मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड। ठीक है ना, कैलोरी प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड, कैलोरी प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड। या कैलोरी इसका मात्रक जो उसका का है जूल भी होता है, तो आप जूल प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड भी कर सकते हैं। कहीं पर सेकंड डिग्री सेल्सियस करना, तब भी आपको उसमें कंफ्यूज मत करिएगा, ये तीनों आपस मल्टीप्लाई है, तीनों आपस में क्रम बदल सकता है। तो जूल प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस सेकंड या कैलोरी प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस सेकंड, आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, देखिए आप जो है अब ऊष्मीय चालन के, अभी संवहन आप नहीं आए हैं, ऊष्मीय चालन के उपयोग पूछा जाए तो आप जो है बता सकते हैं। पहला इसका उपयोग जैसे आप जानते हैं, समान ताप पर होने पर भी लकड़ी की अपेक्षा लोहा अधिक ठंडा लगता है। ठीक है ना, देखिए ठंडा का मौसम भी चल रहा है, अभी आपके कमरे का तापमान जो भी होगा, मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस है, सपोज कीजिए 15 होगा, 20 होगा, 20 तो नहीं, 20 से कम ही होगा, 15 होगा। ठीक है, आप अभी लकड़ी को छुएंगे तो आपको तापमान इसका कम नहीं लगेगा, लेकिन लोहे को छुएंगे तो तापमान कम लगेगा, जबकि दोनों एक ही तापमान पर है, दोनों एक ही तापमान पर है, लकड़ी भी और लोहा भी, लेकिन आपको लकड़ी जो है वह कम ठंडी लगेगी और लोहा अधिक ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि लोहा ऊष्मा का सुचालक है और लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। जब हम अपने हाथ से लोहे को छूते हैं तो लोहा ऊष्मा तेज गति में लेना शुरू कर देता है अपने हमारे शरीर से। हमारे शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, हर मौसम में वही रहता है। जब हम लोहे को छुएंगे तो लोहा हमारे शरीर से ऊष्मा लेना प्रारंभ कर देगा, तो हमको ठंडी लगेगी। जब ऊष्मा चली जाएगी हमारे शरीर से, हमको ठंडक लगेगी।
और लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए वो आपके शरीर से ऊष्मा नहीं लेगी, इसलिए वह आपको ठंडी नहीं लगेगी, आपको वो गर्म भी नहीं लगेगी, आपके समान तापमान पर लगेगी। इसलिए समान तापमान पर होने पर भी लोहा लकड़ी की अपेक्षा ज्यादा ठंडा लगता है। ठीक है, गर्मी में इसके विपरीत होता है। गर्मी में लोहा गर्म लगेगा, क्योंकि वो ज्यादा गर्म हो जाएगा तो आपका शरीर तापमान क्या होता है, गर्मी में क्या होता है, गर्मी जो एटमॉस्फेयर होता है उसका तापमान ज्यादा होता है, 40, 42, 45, 47 तक पहुंच जाता है, और आपके शरीर का तापमान 37 रहेगा। जब लोहे को छुएंगे आप तो ऊष्मा निकल करके आएगी। लकड़ी वाले तब भी वही बात रहेगी। तो लकड़ी जो है हमेशा ठंड और गर्म में आपको न गर्म लगेगी न ठंडी लगेगी, लेकिन लोहा जो है वो ठंडी में ठंडा लगेगा, गर्मी में गर्म लगेगा। ठीक है ना। गर्म वस्तुओं को पकड़ने के लिए जो हत्थे होते हैं लकड़ी लगाए जाते हैं, आप जानते ही हैं। आप तवे पे रोटियां सेकते हैं, है ना, तो उसको उतारने के लिए लकड़ी का हत्था लगा होता है या प्लास्टिक का लगा होगा, है ना। ऐसी वस्तुएं जो ऊष्मा की कुचालक हैं उनका हत्था लगा रहता है। अभी हत्था जो है लकड़ी का नहीं, लोहे का ही लगा हो, उतार करके आप रोटी सेक पाएंगे? नहीं सेक पाएंगे, हाथ तुरंत जल जाएगा आपका। ठीक है ना, क्योंकि लकड़ी जो है वह ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए उसके अंदर तक ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता। इसलिए आप आसानी से लकड़ी के हत्थे के द्वारा पकड़ करके आप रोटियां सेक लेते हैं या उसको आप गैस पर से उतार लेते हैं। ठीक है ना। बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए उसे कुचालक पदार्थ के भीतर भर करके, है ना, रखा जाता है। आप देखते हैं कि जब बर्फ को गर्मी के महीने में आप रखते हैं बर्फ को, है ना, तो उसके भीतर ऊष्मा न जाए तो आप क्या करते हैं, उसको जूट वाले बोरे से लपेट करके और भूसे वगैरह के अंदर रखते हैं, है ना, भूसे में रखते हैं। भूसा भी उसमें कुचालक है। ये मत आप सोचिएगा कि जो है जरा सा आग लगा दीजिए भूसा जल जाता है तो कुचालक हो गया, ऐसा नहीं है। कागज भी उसमें कुचालक है। ये मत सोचिए कागज हम जला लेंगे तुरंत जल जाता है तो कागज कुचालक है, ये आपका भ्रम अगर है तो गलत है। कागज तुरंत जल जाता है, सुचालक नहीं है, वो कुचालक है। कागज ऐसे जलता रहेगा, आप ये हाथ से पकड़े रहिए, ऐसे पकड़े कागज जलता रहेगा आपका, आपको गर्मी नहीं लगेगी, आपका हाथ नहीं जलेगा जब तक आप वह लपट जो है आपके हाथ तक नहीं पहुंच जाती, आप पकड़े रहेंगे ऐसे। तो कुचालक से मतलब होता है कि ऊष्मा का चालन उसके भीतर से ना हो। अगर हम एक सिरे पर कागज जल रहा हो और दूसरे पर पकड़े रहें और हमको गर्मी यहां लगे, हम ना पकड़ पाए, छोड़ दे अपने हाथ से, तब जानिए कि वो सुचालक है। जैसे लोहा अगर जल रहा हो तो आप हाथ पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे, तब वह सुचालक है। कोई चीज जल्दी जल जाती है, देर जलती है, इससे कोई मतलब नहीं सुचालक होता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि भूसे के अंदर जो है आप उसको रखते हैं, जिससे बाहर की ऊष्मा जब नहीं पहुंचेगी उस बर्फ के टुकड़े तक तो वो पिघलने से बच जाएगा। ठीक है ना। जाड़ों में आप जानते हैं कि आप कंबल का प्रयोग करते हैं, रजाई का प्रयोग करते हैं, ऊनी वस्त्र जो होते हैं उसका प्रयोग करते हैं, है कि नहीं है। आप शर्ट पहनते हैं, है ना, शर्ट में देखिए छिद्र जो है बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत बारीक होता है, और स्वेटर पहनते हैं तो बड़ा बड़ा छिद्र होता है। फिर भी स्वेटर पहनने से आपका शरीर गर्म बना रहता है और शर्ट पहनते हैं ठंडा लगता है ना। क्यों? क्योंकि जो स्वेटर आप पहनते हैं उसके जो ऊन होते हैं उसके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वहां वायु भरी रहती है, और वायु जो है वह ऊष्मा की कुचालक है, बैड कंडक्टर है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए जो भी आप कपड़े, अभी एक शर्ट की जगह आप 2 शर्ट पहन लीजिए, आपको ठंडक कम लगेगी। एक मोटी शर्ट पहनिए, ठंडक ज्यादा लगेगी आपको, लेकिन 2 पतली शर्ट पहनिए, ठंडक आपको कम लगेगी, क्योंकि दोनों पतली शर्ट के बीच में जो रिक्त स्थान होगा वहां पर अगर वायु भर जाती है तो उस स्थान में वायु के भर जाने से आपके शरीर की जो ऊष्मा होती बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि जो वायु होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, वो आपके शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। ठंडक में आपके शरीर का तापमान वायुमंडल की अपेक्षा ज्यादा होता है, इसलिए आपके शरीर से ऊष्मा निकल करके वायुमंडल में जाना चाहती है, तापांतर के नाते ताप में अंतर होता है दोनों में। लेकिन वायु जब कुचालक बीच माध्यम आपका आ गया तो वहां से ऊष्मा फिर बाहर नहीं जा पाती, और ऊष्मा बाहर नहीं जाएगी तो आपके शरीर की गर्मी जब बाहर नहीं जाएगी तो आपको ठंडक का एहसास नहीं होगा, आपका शरीर जो है वो गर्म बना रहेगा।
इसलिए आप धुनी हुई रजाइयों का प्रयोग करते हैं। रजाइयां जब काफी दिन से पड़ी रहती हैं या आप जो है उसको 4 साल 10 साल यूज करते हैं तो क्या होता है, रुई उसकी दब जाती है। जब रुई दब जाती है तो ठंडक आपकी नहीं रोक पाती हो, क्योंकि बीच की वायु तो निकल गई उसके। जब रुई दब गई तो, है ना, केवल रेसे बचे हुए हैं आपकी कॉटन वाले, वही तो आप क्या करते हैं, धुनवाते हैं, रुई धुनी जाती है। रुई धुलने में क्या होता है, रुई को आप धुनेंगे तो रुई खूब फूल जाएगी, बिल्कुल, है ना। रुई के बीच में वायु भर जाएगी, उसी को कहते हैं रुई को धुलना। उसके अंदर जो डस्ट होता है निकाल दीजिए। रुई को आप थोड़ा सा जो है धुन देंगे तो फूल जाएगी रुई। तो रुई की धुनाई क्यों की जाती है, क्योंकि उसके बीच में वायु भर जाए, और वायु जब भरी हुई ऐसी रुई, धुनी हुई रुई आप यूज करेंगे रजाई के अंदर, तो वायु कुचालक होती है, तो आपके शरीर की ऊष्मा को वह बाहर नहीं जाने देगी। ठीक है ना। चाय के प्याले चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं, आप जान ही रहे हैं इस चीज को, है ना। चीनी मिट्टी ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए आप चीनी मिट्टी के प्याले में चाय जब भर देते हैं तो आसानी से आप उसको पकड़कर चाय पी सकते हैं। ठंडे प्रदेशों में मकान जो है दोहरी दीवार के बनाए जाते हैं, सब बता ही दिया आपको। ठीक है ना। ये आपको मोटे कांच के गिलास में चाय जब डालते हैं तो गर्म चाय जो है डालने पर मोटे कांच गिलास चटक जाती, टूट जाती है ना। ये भी आपको बताया था एक बार हमने। जब आप गर्म चाय डालेंगे या गर्म जल डालेंगे तो भीतरी भाग को ऊष्मा मिलेगी तो वह फैलने का प्रयास करेगी। ठीक है, भीतरी भाग को मिलेगी ऊष्मा तो वह फैलने का प्रयास करेगी, और बाहर की जो सतह होती है वो नहीं फैलेगी, क्योंकि कांच जो है ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए अंदर की जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं जा पाएगी, तो बाहरी सतह नहीं फैलेगी और अंदर की सतह फैलने का प्रयास करेगी। तो दोनों का जो विरोधाभास होगा, उस विरोधाभास में वो कांच की जो गिलास है वो चटक जाएगी। ठीक है। तो और भी जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। सारे एग्जाम्पल इसी पर बेस्ड हैं कि ताप में अंतर रहेगा तो ऊष्मा जाएगी। ठीक है, ऊष्मा जाने वाली अगर ऊष्मा है या आने वाली ऊष्मा है तो उसके बीच का जो माध्यम है वो सुचालक होना चाहिए। बीच में वायु भरी हुई है तो वो कुचालक माध्यम है, या बीच में कोई लकड़ी है या लकड़ी का बुरादा है, ऐसी कोई चीज है, कुचालक माध्यम तो नहीं जाएगी वहां से वायु ऊष्मा होकर के। ठीक है, इसी पर बेस्ड सारे एग्जाम्पल हैं। जो भी एग्जाम्पल है पढ़ेंगे आप तो समझ में आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ऊष्मीय प्रतिरोध पर आते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस या ऊष्मीय प्रतिरोध। देखिए, ऊष्मीय प्रतिरोध आपको पढ़ना है। ऊष्मीय प्रतिरोध या थर्मल रेजिस्टेंस आपको जानना है, लेकिन इसके पहले आपको पढ़ना होगा ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होती है। ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर क्या है। ठीक है ना। देखिए, ऊष्मा प्रवाह की दर का सीधा असर होता है किसी भी चालक से प्रति सेकंड जब दर लग जाए, है ना, दर, तो दर लगने में या तो समय के सापेक्ष कहा जाएगा या तो दूरी के सापेक्ष कहा जाएगा। ठीक है ना। दर का मतलब होता है कि एक मीटर दूरी के सापेक्ष या 1 सेकंड लंबाई के सापेक्ष। जैसे आप कहते हैं किसी कर्ता या कारक के कार्य करने की समय दर, तो समय के सापेक्ष वो कितना ज्यादा कार्य कर पाता है या कम कार्य कर पाता है। ठीक है, या दूरी तय करने की दर को आप चाल कहते हैं। तो जहां दर लग जाए जान जाइए वहां 1 सेकंड की बात हो रही है, या दूरी अगर है तो 1 मीटर की बात हो रही है। तो प्रति सेकंड किसी चालक के भीतर से प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा को ही ऊष्मा प्रवाह की दर कहा जाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कहा जाए, इसका मतलब प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले ऊष्मा की मात्रा को हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा प्रवाह की दर। ठीक है, इसको दिखाते हैं H से। H, इसका मतलब किसी चालक के भीतर से
अगर t सेकंड में किसी चालक के भीतर से t सेकंड में यानी 10 सेकंड में या 20 सेकंड में कुछ भी t सेकंड में प्रवाहित होने वाले ऊष्मा की मात्रा q है, तो 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाएगी? q/t। अगर t सेकंड में प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा q है तो 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी q/t। इसी को हम कहते हैं ऊष्मा प्रवाह की दर, ये बोलते हैं ऊष्मा प्रवाह की दर। h इक्वल टू होता है q/t, h इक्वल टू q/t और q की वैल्यू अभी हम निकाल चुके थे, याद आ रहा है ऊष्मा चालकता गुणांक के पदों में k इंटू a इंटू θ1 माइनस θ2 इंटू t/L होता है। ये तो k की वैल्यू हो गई। अब t से डिवाइड करेंगे इसी में तो t से t कट जाएगा, तो यहां पर h की वैल्यू हो जाएगी h बराबर k इंटू a इंटू θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई l। ये h की वैल्यू हो गई, यह h की वैल्यू हो गई, h इक्वल टू k a θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई l हो गया। ये हो गई ऊष्मा प्रवाह की दर। अब ये दर आप जान गए, अब ऊष्मीय प्रतिरोध क्या है इस पर हम कल चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है।